Good evening, everyone, and welcome to all of you to the session of synonyms taken from Objective General English. And today I am going to explain set 7 from 26 to 50. And the very first is paramour. You know, it is आशिक in हिंदी और उर्दू, बट यह जो पैरामर है अपने आप में नाउन है, लेकिन इसके लिए हम अवैध शब्द का प्रयोग करेंगे। अवैध प्रेमी या आशिक, क्योंकि इसे आप उपपति भी कह सकते हैं, आप इसे उपपत्नी भी कह सकते हैं। यानी इस शब्द का प्रयोग हम मेल और फीमेल दोनों के लिए करते हैं। अगर किसी पुरुष का विवाहेतर संबंध हो किसी स्त्री के साथ तो भी वह पैरामौ कहलाएगा। किसी स्त्री का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध हो विवाहेतर यानी उसके अपने पति से अलावे, तो वह उसका पैरामर होगा। इसलिए मैंने लिखा अवैध प्रेमी, उपपति या उपपत्नी। अगर कोई अनमैरिड है और उसके लिए शब्द यूज करना हो तो आप अवैध यहाँ नहीं कह सकते, थोड़ा थोड़ा वैध है मान सकते हैं, हालांकि वो भी वैध नहीं है, लेकिन ये जो पैरामर है ये बिल्कुल अवैध ही है। नाउ इट इज लवर। अब सिनोनिम में तो लवर ही दिया जा रहा है, यहाँ दूसरा शब्द कोई है नहीं, इसलिए आंसर 26 का ए होगा। बी इज कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स साथी, फ्रेंड मित्र, एंड राइवल प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर। ओके, नाउ इट इज रेफैक्ट्री। वर्ड है रेफैक्ट्री। रेफैक्ट्री भी नाउन है अपने आप में। भोजनशाला या भोजन कक्ष, वह जगह जहाँ लोग ग्रुप में, जैसे हॉस्टल वगैरह में जब लोग खाना खाने जाते हैं तो वह जो भोजन कक्ष होता है उसे रेफैक्ट्री कहते हैं। अब डाइनिंग रूम पर्सनल पर्टिकुलर फैमिली में भी, लेकिन ये पर्सनल के लिए यूज नहीं होता है। तो डाइनिंग रूम भोजन कक्ष, पार्लर बैठक खाना, पार्लर मीन्स बैठक खाना, लिविंग रूम बैठक खाना, रेस्टोरेंट रेस्तरा, रेस्तरा रेस्टोरेंट। तो रेफैक्ट्री का सिनोनिम ए होगा, स्पष्ट है। नाउ इट इज 28 हियर एंड द वर्ड इज असेंट। यह भी अपने आप में नाउन है, एंड असेंट मीन्स सहमति। असेंट मीन्स सहमति, कॉम्प्रोमाइज, सुलह, जजमेंट फैसला। आप सभी आंसर दें, सभी लोग आंसर दें। अग्रीमेंट सहमति, और एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कॉपी लेकर के बैठें और आंसर देते चलें सबका, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस होगा। और आप एक बार इसे लाइक भी करें और नए लोगों में शेयर भी करें। तो असेंट मीन्स सहमति, तो आंसर सी होगा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मीन्स सहमति। बाकी सारे वर्ड मैंने बता दिए, सब याद करने लायक वर्ड हैं। इट इज बैफल हियर। बैफल अपने आप में वर्ब है। बैफल मीन्स होता है चकरा देना, भौचक्का कर देना, परेशान कर देना। टीज, टीज मीन्स चिढ़ाना। ट्रिक, चालाकी करना, ट्रिक मीन्स ठगना भी होता है।
ट्रिक मीन्स ठगना, चालाकी करना। पजल, पजल व्याकुल कर देना, घबरा देना, व्याकुल कर देना, घबरा देना, चकरा देना। पजल नाउन का काम करेगा तो पहेली भी अर्थ हो जाएगा। हुडविंक, धोखा देना, छल करना। हाँ, ट्रिक का साइनो होता है हुडविंक, धोखा देना या छल करना। तो बाफल के लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें मोस्ट सूटेबल सी होगा। अच्छा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और रोज़ लाइव क्लास में जुड़े 8 बजे से। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नाउ इट इज़ कॉन्फिडेंशियल, AL अंत में लिया है, यानी यह अपने आप में एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंशियल एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है गुप्त, वह जिसे सीक्रेट रखा गया हो, जिसे किसी दूसरे को न बताया गया हो, वह कॉन्फिडेंशियल है। हिडन, छिपा हुआ। हाइड का पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव हिडन है। प्राइवेट, निजी। ट्रस्टेड, विश्वस्त। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग के लिए ट्रस्टेड का प्रयोग होता है। कंपनीज के लिए भी ट्रस्टेड का प्रयोग होता है। सीक्रेट, गुप्त। तो एग्जैक्ट मैच यहाँ कॉन्फिडेंशियल का सीक्रेट है, इसलिए आंसर 30 का डी होगा। नाउ इट इज 31 हियर एंड द वर्ड इज लोथ। लोथ वर्ब है एंड लोथ मीन्स काफी घृणा करना, मतलब हेट से ज्यादा, काफी घृणा करना, काफी नफरत करना, हेट से अधिक। अब्यूज आप जानते हैं, बट मैं सारे शब्दों को बताता हूं कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी जुड़ें या बाद में वीडियोस को देखें तो उन्हें सब कुछ समझ में आए। हर्ट, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, दिल पर। लेकिन इसका दूसरा प्रयोग हाथ पैर में चोट लग जाने के लिए भी हर्ट होता है। पहला प्रयोग दिल पर चोट पहुंचाना। रिपेल, अट्रैक्ट का एंटोनिम है आकर्षित करना और विकर्षित करना, दूर हटाना। डिटेस्ट, अति घृणा करना, बहुत अधिक घृणा करना, बहुत अधिक नफरत करना। ऐसे हेट, लोथ, डिटेस्ट ये सभी सिनोनिम होते हैं। एबोमिनेट, एबोमिनेट भी इनका सिनोनिम होता है। तो 31 का आंसर डी होगा। सारे शब्द मैं जितना बोल रहा हूँ सभी सेट प्रैक्टिस में मिलने वाले हैं, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है, एक एक करके ही याद करें। इट इज़ वेंडिटा हियर एंड 32 वेंडिटा। वेंडिटा एक तरह का प्रतिशोध है जो पुश्तैनी चलते आता है, तो यह अपने आप में नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यह। अब इसको हम कहेंगे प्रतिशोध की कड़ी, प्रतिशोध की श्रृंखला, प्रतिशोध की कड़ी। एक कड़ी है प्रतिशोध की, दादा परदादा से चलते आ रहा है। वंश वैर है, यानी जैसे आरोप प्रत्यारोप होता गया, रेवेंज होता गया, बार बार रेवेंज हुआ, उसने मारा उसको, फिर उसका किसी ने उसको मारा, फिर उसका किसी ने उसको, ये होता है वेंडिटा। जो वंशानुगत प्रतिशोध कंटिन्यू मैनर में हो वह वेंडिटा होता है। तो वेंडिटा यहाँ ऑप्शन ए में प्रोपोजल कहा जा रहा है, प्रस्ताव। इसी को हम इजहार भी कहते हैं उर्दू में, प्रोपोजल को। फ्यूड, वंश वैर। अब थोड़ा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि रेवेंज दें कि वेंडिटा दें, तो सुनिए, यदि ऑप्शन में रेवेंज हो तो रेवेंज दीजिए, क्योंकि वेंडिटा जो है यह रेवेंज का ही परिणाम होता है। प्रतिशोध, जैसे मैंने किसी को कुछ किया तो उसने मुझे कुछ किया या मेरे बेटे को किया, फिर अब उसने उसके बेटे को किया, अब ये एक सीरीज बन गई, एक कड़ी बन गई,
एक श्रृंखला बन गई, यानी प्रतिशोध की यह कड़ी है। हाँ, यदि ऑप्शन में रेवेंज न हो तो आप फ्यूड दे सकते हैं, क्योंकि यह भी वंश वैर है, यानी एक तरह से परंपरागत झगड़ा दो कुल में, दो परिवार में, दो वंश में चलता आ रहा हो, उसे फ्यूड कहते हैं। नाउ इट इज कॉम्प्रोमाइज, एंड कॉम्प्रोमाइज मीन्स सुलह। Move to the next, and it is 33 here, and the word is praised. Praised है तो verb, लेकिन काम करेगा एडजेक्टिव का, जिस सेंस में लिखा गया है यहाँ। तो प्रेज्ड का अर्थ होगा प्रशंसित, वह जिसकी प्रशंसा की गई हो। स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस वर्ब से बना है स्ट्रेस्ड, यानी जिस पर बल दिया गया हो, जिस पर जोर डाला गया हो, जिस पर बल दिया गया हो, जिस पर जोर डाला गया हो, वह स्ट्रेस्ड है, यानी फोकस्ड। अब अर्ज शब्द है जिसका अर्थ होता है कहना, दृढ़ता पूर्वक कहना, अनुनय करना, विनती करना। तो दृढ़ता पूर्वक कहा हुआ या विनती किया हुआ, अनुनय किया हुआ। डिमांडेड, जिसकी मांग की गई हो। अब भी1 लिखता मैं तो काफी आसान होता। जो मांग पर हो उसे भी डिमांडेड कहते हैं। एम्फसाइज्ड, जिस पर काफी बल दिया गया हो। स्ट्रेस्ड का सिनोनिम होता है एम्फसाइज्ड, जिसको जोरदार बनाया गया हो। अब यहां हम देखें तो प्रेज्ड के लिए स्पेशल कोई वर्ड ही नहीं दिख रहा है। स्ट्रेस्ड, अर्ज्ड, डिमांडेड, एम्फसाइज्ड सब काफ़ी अलग मीनिंग रखते हैं। अगर हम इसका एग्जैक्ट साइनो चाहते हैं प्रेज्ड के लिए, तो हमें यूज़ करना चाहिए एडमायर्ड, हमें यूज़ करना चाहिए अप्रिसिएटेड, कमेंडेड, अपलॉडेड। और भी हो सकते हैं। तो इनमें से तो कोई शब्द ही यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए जो इनमें दिख रहा है मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। प्रेज का साइनो इसमें मेरे जानकारी के अनुसार नहीं है, तो मैं आपको राय दूंगा कि आप प्रेज्ड के साइनो के रूप में इनका यूज़ करें, कहीं ज़रूरत पड़े तो। इनमें से किसी को आप इसका साइनो न माने, मे बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक, मिस्टेक made by the writer, so I can't say any more thing about it. Now move to the next. It is 34 here, and the word is taciturnity. Taciturn का abstract noun है taciturnity। जो कम बोले उसे टैसिटर्न कहते हैं, और कम बोलने का गुण टैसिटर्निटी है। अल्पभाषिता, अल्प माने बहुत कम, अल्पभाषिता। वायलेंस नाउन है हिंसा। इंसॉलेंस, इंसॉलेंट एजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उदंडता। प्रूडेंस चतुराई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। साइलेंस चुप्पी। अब यहाँ अल्पभाषिता के नज़दीक कौन है, तो चुप्पी है, इसलिए यहाँ जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। लैकोनिसिज्म एग्जैक्ट होता है इसका। नाउ इट इज 35 हियर, एंड द वर्ड इज इंजेन्यूअस। पीछे सेट में भी इंजेन्यूअस शब्द आ चुका है, जो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप जानते हैं रोज़ 8 बजे लाइव क्लास चलता है, और उसमें इस तरह के शब्द पहले आ चुके हैं, सब डिस्कस्ड वर्ड है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंजेन्यूअस अपने आप में एजेक्टिव है, OUS लिया है अंत में, इसलिए एजेक्टिव है। इंजेन्यूअस मीन्स निष्कपट। इंजेन्यूअस मीन्स ईमानदार, सरल, स्पष्ट, एक्टिव,
फुर्तीला, चंचल, अजाइल, फ्रैंक, निःसंकोच, जिसके अंदर कोई संकोच नाम की चीज न हो, जो भी हो स्पष्ट बोले, वह निःसंकोच क्वालिटी है, निःसंकोच। स्किलफुल, कुशल और स्मार्ट, अच्छा, सुंदर, बढ़िया, थोड़ा ज़्यादा बना देंगे तो धूर्त भी हो जाएगा। तो ये सभी शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है, क्वालिटी को दर्शाने का काम करते हैं। अब इंजेन्युअस किसके क्लोज है? एक्टिव के की, फ्रैंक के की, स्किलफुल के की, स्मार्ट के। तो इंजेन्युअस के लिए क्लोज है फ्रैंक। इंजेन्युअस निष्कपट होता है, जिसके दिल में कोई कपट नहीं है, जो ईमानदार है, जो सरल है, यानी जो निसंकोच है, जिसमें संकोच नाम की चीज नहीं है, एकदम कैंडिडली बोलता है, स्पष्ट बोलता है, फ्रैंकनेस है उसके अंतर्गत, फ्रैंकनेस की क्वालिटी है उसमें। नाउ इट इज 36 एंड द वर्ड इज प्रोम्यूलगेट। प्रोम्यूलगेट अपने आप में वर्ब है, जितने शब्दों के अंत में ए टी ई हो वे वर्ब होते हैं, और टी आई ओ एन कर देते हैं तो वे नाउन हो जाते हैं। जैसे टी आई ओ एन कर देंगे तो प्रोम्यूलगेशन हो जाएगा और यह नाउन बन जाएगा। जितने शब्दों में ए टी ई हो उनमें यह ट्रिक आप यूज कर दें। प्रोम्यूलगेट से प्रोम्यूलगेशन, ट्रांसलेट से ट्रांसलेशन, कम्युनिकेट से कम्युनिकेशन, अनेकों शब्द हैं। तो प्रोम्यूलगेट मीन्स होता है घोषणा करना। प्रोम्यूलगेट मीन्स घोषणा करना। प्रोक्लेम मीन्स घोषणा करना। डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना। इन्फॉर्म सूचना देना, सूचित करना, सूचना देना या सूचित करना। प्रोमोट बढ़ावा देना, प्रोन्नत करना। प्रोमोट बढ़ावा देना या प्रोन्नत करना, पदोन्नति करना। इन्फोर्स लागू करना। इन्फोर्स इम्प्लीमेंट सिनोनिम होते हैं। वही जबरन थोप दिया जाए तो क्लैंप या इम्पोज होता है। तो प्रोम्यूलगेट के लिए प्रोक्लेम होगा, डिक्लेयर होगा, अनाउंस होगा, सिनोनिम। नाउ इट इज 37 हियर एंड द वर्ड इज इंसीडियस। इंसीडियस मीन्स होता है घातक, जो धोखा करे। तो इंसीडियस के अंत में ओ यू एस है, यानी यह एडजेक्टिव है। विश्वासघाती, वह जो धोखा दे, इंसीडियस होता है। लोग कहते हैं ना गांव में, उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लिया, उसे भी इंसीडियस कहते हैं। धीरे 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 जगह बना ले, और जब जगह पूरा मिल जाए तो पकड़ बना ले उसके ऊपर, वह व्यक्ति भी इंसीडियस है, विश्वासघाती। स्लो, स्लो मीन्स होता है मंद। ट्रीचरस, गद्दार। पैसिफिस्टिक, शांति प्रिय या शांतिवादी। अनफॉर्चुनेट, अभागा या भाग्यहीन। तो जो शब्द दिए गए हैं विश्वासघाती के लिए गद्दार होगा, इसलिए 37 का आंसर बी होगा। नाउ इट इज 38 हियर एंड द वर्ड इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस चीजों के लिए यूज होता है, आदमी के लिए नहीं। तो यूबिक्विटस एडजेक्टिव है, इसमें भी ओ यू एस है। सर्व विद्यमान, सर्व विद्यमान, यानी जो सभी जगह फैला हुआ हो, सभी जगह जहां जाएं वहीं मिले। सुने होंगे आप लोग लौकी की कहानी, कि घर में भी लौकी की सब्जी, लौकी की सब्जी, लौकी की सब्जी। तो कहीं रिश्तेदारी में गए तो वहां सोचे कि कुछ नया मिलेगा, तब तक वहां भी लौकी की सब्जी। यानी लौकी जो है यूबिक्विटस था, उस समय हर जगह विद्यमान था। तो सर्व विद्यमान, इसे आम भी कहते हैं। आम माने सरल, आम माने खास नहीं, आम, जो आम लोग तो हर जगह मिल जाएंगे। इनएस्केपेबल, जिससे बचा न जा सके,
जिससे बचा न जा सके, मतलब जहां जाएं वहीं मिले, जिसे आप एस्केप ना कर सके। क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाला। सॉलिटरी, अकेला, निर्जन, तन्हा, तन्हा उर्दू हो गया। डिफेंसिव, रक्षात्मक। तो अब यूबिक्विटस के लिए क्या सिनोनिम दे, आपको परेशानी होगी। तो क्राउडेड आप दे नहीं सकते हैं, सॉलिटरी दे नहीं सकते हैं, डिफेंसिव दे नहीं सकते हैं, तो आप दीजिए ए इनएस्केपेबल, यानी वह उसकी जो उपस्थिति है वह इतनी व्यापक है, इतना ज़्यादा वह फैला हुआ है कि उससे बच नहीं सकते, तो इसलिए उसे हम कहेंगे इनएस्केपेबल। नाउ इट इज़ 39 ऑन द स्क्रीन एंड द वर्ड इज विल्ट। विल्ट मीन्स होता है मुरझाना। सूरज के तेज के कारण जब पौधे मुरझाते हैं तो उनके लिए हम विल्ट का प्रयोग करते हैं, या पानी की कमी के कारण, नमी की कमी के कारण। विल्ट मीन्स होता है मुरझाना। ए कोलैप्स, कोलैप्स मीन्स होता है ध्वस्त होना। बिल्डिंग इत्यादि के गिर जाने के लिए, किसी का स्वास्थ्य एकाएक बिगड़ जाए, वहाँ हम कोलैप्स का प्रयोग करते हैं। बिल्डिंग इत्यादि अपने आप गिर जाए, वहाँ हम कोलैप्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन बिल्डिंग को गिरा दिया जाए तो वहाँ हम डिमोलिश का प्रयोग करते हैं। बिल्डिंग को गिरा दिया गया तो वहाँ डिमोलिश का प्रयोग करेंगे। स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन्स होता है प्रहार करना। स्ट्राइक मीन्स प्रहार करना। चैलेंज, चैलेंज मीन्स चुनौती देना, चुनौती देना। एंड वार्न, चेतावनी देना। सभी वर्ब हैं। अब देखें कि भाई क्या दें हम विल्ट के लिए। तो कोलैप्स, स्ट्राइक, चैलेंज, वार्न में कोलैप्स ही है जो हो सकता है, क्योंकि कोलैप्स मतलब गिर जाना, कोलैप्स मतलब ध्वस्त हो जाना। तो मुरझा जाने के लिए यहाँ जो वर्ड दिया गया है इसमें कोलैप्स ही एग्जैक्ट है। स्ट्राइक, चैलेंज और वार्न तो आप दे ही नहीं सकते हैं। नाउ इट इज 40 हियर एंड द वर्ड इज हैंडसम। ये तो सबको मालूम है। इट इज सुंदर इन हिंदी, आकर्षक, सुंदर। नोबल मीन्स उदार। जेंटिल मीन्स सुशील, गुड लुकिंग, सुंदर। एंड पोलाइट, विनम्र। तो आंसर सी होगा, ये तो बड़ा ही सरल है। नाउ इट इज 41 एंड द वर्ड इज निनकॉम्पूप। निनकॉम्पूप जो है नाउन का काम करता है, और निनकॉम्पूप मीन्स होता है मूर्ख, एकदम गोबर गणेश टाइप, बिल्कुल चौपट। तो जोकर, जोकर को हम जोकर कहें। ट्रेडर सब नाउन ही है। व्यवसायी, मैजिशियन, जादूगर। एंड फूल, मूर्ख। तो निनकॉम्पूप के लिए आप फूल का प्रयोग करें, स्टॉलिड का प्रयोग करें। नाउ इट इज 42 एंड द वर्ड इज कॉन्वेंट। अब ये कॉन्वेन से बना हुआ है। अगर इसका हम V1 के रूप में अर्थ लिखें, वर्ब है यह, V1 के रूप में हम अर्थ लिख रहे हैं, आसान पड़ता है, V3 में लिखने में लंबा लंबा लिखना पड़ता है, तो हम V1 का अर्थ लिख रहे हैं। सब में देख रहे हैं ये वही चीज़ है, तो हम सबके V1 का अर्थ लिख रहे हैं, सबके। तो कन्वेन मीन्स होता है बुलाना, किसी सभा इत्यादि को बुलाना
कन्वेन कहलाता है। जो बुलाए उसे कन्वेनर कहते हैं, बुलाना, कन्वेन। समन बुलाना, कलेक्ट इकट्ठा करना, एसोसिएट जोड़ना, संबद्ध बनाना, और इंड समाप्त होना। तो कन्वेन जो है बुलाना, तो इसके लिए समन्ड होगा। अब कन्वेंड का अर्थ आयोजित हो जाएगा एडजेक्टिव के रूप में, तो आयोजित के सेंस में लेंगे तो समन्ड सुटेबल नहीं होगा, वर्ब के रूप में ही है यह। तो मैंने सब में वर्ब 1 का अर्थ बताया और आंसर होगा 42 का ए। नाउ इट इज 43 हियर एंड द वर्ड इज एडल। अब एडल जो है इसका 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग होता है, दोनों मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। जब एडल एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका अर्थ होता है सड़ा हुआ, रॉटन। एडल मीन्स सड़ा हुआ। एडल जब वर्ब का काम करता है तो इसका अर्थ होता है भ्रमित करना। एडल मीन्स भ्रमित करना। सोअर ये भी वर्ब है। सोअर वृद्धि होना, बुखार में वृद्धि होने के लिए। टेम्परेचर, मौसम का जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि होने के लिए सोअर का प्रयोग करते हैं। रेट में वृद्धि के लिए सोअर का प्रयोग करते हैं। स्ट्राइक पहले मैंने बताया, स्ट्राइक प्रहार करना। स्टॉप रोक देना। कंफ्यूज भ्रमित करना। तो यहाँ जो वर्ड दिए गए हैं इनमें सड़ा हुआ के लिए यानी एडजेक्टिव के फॉर्म में कोई नहीं है, सब वर्ब के फॉर्म में है, इसलिए आंसर होगा कंफ्यूज। नाउ इट इज 44 हियर एंड द वर्ड इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो है यह एडजेक्टिव का काम करता है और इसका अर्थ होता है व्यक्त, प्रकट, स्पष्ट। इसका एंटो होता है इम्प्लिसिट। इसका एंटो इम्प्लिसिट होता है। इट इज क्लियर हियर। क्लियर मीन्स व्यक्त, प्रकट, स्पष्ट। एग्जिस्टिंग वर्तमान का, वर्तमान वाला या वर्तमान का। प्रिसाइज नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब दोनों है। प्रिसाइज मीन्स बिल्कुल वैसा ही जैसा होना चाहिए, यानी सटीक। वर्ब का काम करेगा तो सटीक होना। और रिफाइंड, रिफाइंड मीन्स होता है शुद्ध। रिफाइंड मीन्स होता है विशुद्ध। तो एक्सप्लिसिट के लिए यहां क्या होगा, तो क्लियर होगा। एंटोनिम इम्प्लिसिट होगा। नाउ इट इज 45 हियर एंड द वर्ड इज एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एनिमोसिटी मीन्स होता है वैर भाव, घृणा की भावना। यह भावना है अपने आप में। द्वेष की भावना, घृणा की भावना, वैर की भावना, शत्रुता की भावना, इसे हम एनिमोसिटी कहते हैं। ए में वैनिटी है, यह भी नाउन है। वैनिटी मीन्स दंभ, दंभ मीन्स अहंकार। हिंदी का पर्यायवाची भी आप सीखते हैं। एम्पैथी, तो एम्पैथी मीन्स होता है दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता या गुण। दूसरों की भावनाएं क्या है, क्या उनके फीलिंग्स हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उसे समझ लेने का गुण या क्षमता जो है एम्पैथी है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, ability to understand the feelings of others।
इंडिफरेंस, उदासीनता, किसी चीज के प्रति रुचि न होना उदासीनता है। ट्रीजन, गद्दारी, ट्रीजन गद्दारी। अब हमारे सामने जो वर्ड है वो वैर भाव है, घृणा की भावना है, तो वैनिटी दे नहीं सकते, एम्पैथी दे नहीं सकते, ट्रीजन दे नहीं सकते, तो हम एक ही वर्ड है जो दे सकते हैं यहाँ सिनोनिम के रूप में, वह है इंडिफरेंस, उदासीनता, क्योंकि अन्य जो शब्द हैं वो काफ़ी भिन्न है, यही क्लोज में है, इसलिए 45 का आंसर सी होगा। नाउ इट इज 46 ईयर, बी फडल्ड। इस शब्द को थोड़ा अलग से समझिए, इसका वर्ड है बी फडल। बी फडल का दो अर्थों में प्रयोग होता है, स्वयं को मूर्ख बनाना, स्वयं को मूर्ख बनाना, और नशे में धुत होना। तो अब यहां देखिए क्या क्या है, तो बी फडल्ड है, तो बी फडल्ड का मीनिंग लिखने के पहले हम इनका मीनिंग लिखेंगे, देखना है किस में यूज किया गया है। तो वुंडेड यानी एडजेक्टिव रूप में यूज हुआ है, तो वुंडेड मीन्स हो जाएगा घायल। क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाला, क्राउडेड प्लेस जहां काफी भीड़ हो। इनलाइटेंड, ज्ञानवान, वह जिसमें ज्ञान भरा हुआ हो इनलाइटेंड कहलाता है। हाँ, इसे प्रकाशित भी कह सकते हैं, इनलाइटन। अब लाइट से इनलाइटन बना, इनलाइटन से इनलाइटेंड बना, सब एडजेक्टिव हैं। ये जितने शब्द दिए गए हैं टोटल एडजेक्टिव। स्टूपिड, मूर्ख। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि ये मूर्ख के अर्थ में ही आया है, किसी और अर्थ में नहीं, तो बी फडल्ड का हम अर्थ लिख देंगे मूर्ख। अच्छा, इसका एक तीसरा मीनिंग भी होता है न, लेकिन वो भी ध्यान पे नहीं आ रहा है, दो ही शब्द है। तो बी फडल से बना है बी फडल्ड, तो स्वयं को मूर्ख बनाना तो स्टूपिड, यानी आंसर होगा 46 का डी। एक अर्थ ध्यान से निकल गया, इसका एक और प्रयोग है, दिमाग से निकल गया। नाउ इट इज वेंट। वेंट नाउन है, वेंट मीन्स होता है छिद्र, वेंट मीन्स होता है सुराख। अच्छा, आप लोग वेंटिलेटर सुने हैं, खिड़की इत्यादि के ऊपर जो लगाया जाता है, वेंटिलेटर। अब वो वेंटिलेटर क्या है, तो हवा आने का मार्ग है, और उसका दूसरा काम है, आप साइंस पढ़ते हैं आप सभी, कि गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ती है, तो गर्म हवा को वो निकालता है और ऑक्सीजन इत्यादि को लाता है, वेंटिलेटर। तो वो शब्द वेंट से बना है, वो छिद्र, वो सुराख है, वो एक जगह है जहाँ से हवा का आना है और जाना भी है, दोनों है। तो स्टॉज शब्द है, स्टॉज, इसका प्रयोग तो वर्ब के रूप में भी होता है और नाउन के रूप में भी होता है, तो इसको मैं भी स्पष्ट कर दूं। इसका प्रयोग जब हम नाउन के रूप में करेंगे तो अर्थ हो जाएगा वसा, वसा युक्त भोजन, वह भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि बहुत हों, वसा युक्त भोजन। और जब यह वर्ब का काम करेगा तो हम लोग व्यवहारिक तौर पर कहते हैं ना, ठूस ठूस कर खाना, पेट भरने के बाद भी लोड करना, वही स्टॉज है। अब इसे हिंदी में कहते हैं भकोसना, लेकिन हमारा व्यवहारिक बड़ा तगड़ा है, यहाँ ठूस ठूस कर खाना, लोड करना पूरा, वही स्टॉज है। पेट भरने के बाद भी खाना स्टॉज है। ओपनिंग नाउन का काम करेगा। अब ओपनिंग मतलब ही होगा कोई वह जगह जो खाली है, यहाँ छिद्र कहें हम, जो ढका हुआ नहीं है, जो खाली है, छिद्र है। एंड आप सभी जानते हैं नाउन का काम कर रहा है, तो समाप्त लिखें। पास्ट टेंस अब ये छोड़िए, तो वेंट के लिए ओपनिंग का प्रयोग होता है, वेंट।
अब इसी वेंट के पहले हम एड जोड़ देते हैं ना, तो एक शब्द बन जाता है एडवेंट, और एडवेंट भी ओपनिंग को ही दर्शाता है, अराइवल को दर्शाता है, यानी एडवेंट ऑफ द विंटर सीजन, एडवेंट ऑफ द समर सीजन, यानी उनका आगमन। तो वेंट से ही एडवेंट है, और वेंट से ही वेंटिलेटर है, वेंटिलेशन है, तो आंसर होगा ओपनिंग। नाउ इट इज 48 हियर एंड द वर्ड इज टीटर। वर्ड जो आपके सामने टीटर है, इसका अर्थ होता है हिचकिचाना, निर्णय न ले पाना। ये वर्ब है, सभी वर्ब हैं जितने नीचे दिए गए हैं। हिचकिचाना, लड़खड़ाना, दो अर्थों में इसका प्रयोग होता है। हेजिटेट, हिचकिचाना। डिसेंड, उतरना। एसेंड मीन्स चढ़ना होता है, चढ़ाई। एसेंट, डिसेंड, उतरना। डिसेंट, उतार। प्रिटेंड, बहाना बनाना, बहाना बनाना। एक्सक्यूज, फेइंड। क्लाइंब, चढ़ना। तो टीटर, हिचकिचाना स्पष्ट है कि आंसर ए होगा। इसका प्रयोग लड़खड़ाना, कंपन करना के अर्थ में भी होता है। नाउ इट इज यांक। यांक मीन्स होता है किसी चीज को जोर से खींचना, झटके से खींचना, यांक। तो यांक जो है यह वर्ब है। यांक मीन्स होता है जोर से, वेग से या झटके से खींचना किसी चीज को। और यांक मीन्स झटका भी होता है। जब यह नाउन का काम करेगा तो इसका अर्थ झटका भी होगा। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मीन्स नाउन के अर्थ में बहाना, और वर्ब के अर्थ में क्षमा मांगना। एक्सक्यूज मी आप बोलते हैं। अपोलोजाइज। स्वीयर, शपथ लेना। स्वीयर, शपथ लेना। पुल, खींचना। ड्रैग, घसीटना। तो खींचना स्पेशल वर्ड हमारे पास है, इसलिए 49 का आंसर सी होगा। एंड नाउ इट इज 50, कैवॉट। वर्ड इज सप्रेस, जंप, अनॉय एंड इंटरटेन। आप सभी आंसर दें इसका। कैवॉट, काफी उत्तेजना में उछल कूद करना, तो यह वर्ब है। उत्तेजना में उछल कूद करना। और इसका एक दूसरा प्रयोग है टू इंडल्ज इन ओवर सेक्सुअल एक्टिविटीज। कैवॉट, टू इंडल्ज इन ओवर सेक्सुअल एक्टिविटीज, यह इसका एक प्रयोग है। सप्रेस वर्ब है, दबा देना, रफा दफा कर देना, मसल देना, यानी कोई मामला हुआ जिसे रफा दफा कर दिया गया, लोगों के सामने आने नहीं दिया गया, बल का प्रयोग करके उसे दबा दिया गया। दंगा इत्यादि को भी पुलिस सप्रेस कर देती है, दबा देती है। जहां लाठी चार्ज करना होगा लाठी चार्ज करके, गोली चलाना होगा गोली चला करके, वो भी सप्रेस है। जंप, जंप मीन्स कूदना। अनोय, चिढ़ाना। सारे वर्ड कितने महत्वपूर्ण हैं, सिनोनिम में जो वर्ड आते हैं जैसे कैवॉट। एंटरटेन, एंटरटेन को हिंदी में क्या कहते हैं? मन बहलाना, एम्यूज। इसका सिनोनिम एम्यूज होता है इंटरटेन का। तो कैवॉट। अब यहां टू इंडल्ज इन ओवर सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं दिया हुआ है, तो यहां जो दिया गया है वो उछल कूद करने वाला जंप है, यानी सामान्य अर्थ में इसे लिया गया। तो 50 का आंसर बी होगा। तो आज के इस सेट में 50 वर्ड और उनके जो एक के साथ 4 वर्ड दिए गए हैं, यानी जो वर्ड्स
टोटल 125 आपने कंप्लीट किया, बहुत अच्छा। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल से आप लाइव क्लास में 8 बजे से जुड़े, आप सभी का वेलकम रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।